करेंगे. We will be doing the concept. Number one concept for today is the condition of the maximum range. The condition of the maximum range. The condition of कौन सी रेंज आपके पास? मैक्सिमम रेंज. देखिए मैक्सिमम रेंज की कंडीशन हमारे पास कैसे आती है? मैक्सिमम रेंज. Range of a projectile is given by the range of the projectile is given by क्या फॉर्मूला किसी को पता है? Range of the projectile is given by the range of the projectile is given by simply R is equal to U square into sine of 2 theta upon G. Sine of 2 theta upon G. फोकस करना बच्चे. If अगर मेरे पास if sine of 2 theta is equal to 1, sine of 2 theta is equal to 1. Why? Because sine की maximum value 1 हो जाती है. Then 2 theta आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? Then 2 theta will be equal to 90 degree और theta will be equal to 45 degree. और थीटा विल बी इक्वल टू किसके बराबर है? 45 डिग्री. यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को अगर आप लॉन्च करते हो 45 डिग्री पे तो उसकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी. एंड देयरफॉर और लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है? द रेंज मैक्सिमम हैज द फॉर्मूला. द रेंज मैक्सिमम विल बी हैविंग द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा 1 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? u स्क्वायर अपॉन g. This will be u square upon g. ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा u square upon g. अब फोकस करो बच्चे. अगर फोकस करें हम u square upon g 45 डिग्री पे. और हमको कल एक और चीज पता लगी थी. अब छोटी छोटी चीजें इसमें से निकल कर आए. कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, रतन चोर है. यानी कि r tan थीटा इज इक्वल टू 4 into हाइट मैक्सिमम. अगर मैं मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं तो थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है? 45 डिग्री. 45 डिग्री. तो टेंजेंट ऑफ 45 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45? 1. तो टेंजेंट ऑफ 45 इज 1. देयरफॉर रिमेंबर अगर प्रोजेक्टाइल thrown for maximum range, if the projectile is thrown, अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं for range maximum या for maximum range, for the maximum range, then हमारे पास R, अब ये मैक्सिमम है तो मैं इसको RM कर देता हूँ और टेंजेंट 45 1 है तो ये हमेशा 4 टाइम्स हो जाएगी हाइट मैक्सिमम. ये स्पेशल कंडीशन है और ये कंडीशन तभी वैलिड है जब आप प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकते. मैक्सिमम रेंज के लिए आप फेंकते. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज के लिए कितने एंगल पे फेंकोगे? तो आंसर कितना आएगा? 45. दूसरा क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है? u स्क्वायर अपॉन जी. और तीसरा, अगर टीचर मुझे मैक्सिमम रेंज देता है तो हाइट मैक्सिमम क्या होगी? और अगर हाइट मैक्सिमम है तो आपके पास मैक्सिमम रेंज क्या होगी? लेकिन ये नीचे वाला फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले की एक स्पेशल कंडीशन. ये हमारे पास इसकी एक स्पेशल कंडीशन. कैसे? मेरे पास यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ प्रोजेक्टाइल अगर मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, अगर मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल को मैं लॉन्च करता हूं बच्चे एट 20 मीटर पर सेकेंड, एट 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम रेंज. कैलकुलेट मैक्सिमम रेंज. जी, कोई बच्चा बता सकता है? कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज. कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज. जी, स्टार्ट करें. सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला. रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा? द आंसर इज u square by g. और दिस विल बी 400 upon 10. So the answer is 40 meter. 40 meter. If
a projectile has maximum range, if the projectile has maximum range of 40 meter, maximum range of 40 meter, range of the 40 meter, अगर एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज 40 मीटर के बराबर है, what is the maximum height attained, what is the maximum height attained, what is the maximum height attained, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन हुई होगी। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, रेंज अगर मैक्सिमम है सो दिस विल बी ऑलवेज 4 टाइम्स द हाइट मैक्सिमम, 4 times the height maximum, and therefore 40 is equal to 4 into height maximum. Therefore height maximum is equal to 10 meters. The height maximum is equal to 10 meter. Next, if the height maximum is 10 meter, 10 meter, what is the time of flight? What is the time of flight? What is the time of flight? आपको बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। What is the time of the flight? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, हाइट मैक्सिमम इज ऑलवेज इज इक्वल टू किसके बराबर है, gt square by 8. So therefore we can write down the 10 is equal to 10 upon 8 multiplied by t का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, और t स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और वी कैन राइट डाउन टाइम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 सेकेंड्स। ये आंसर है। मुश्किल लगा क्वेश्चन? मुश्किल था क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है, और जो तरीके मैं बता रहा हूँ बच्चे, उसके ऊपर अगर ध्यान रहेगा तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अब चलते हम आगे की तरफ। एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा। सर सेकंड क्वेश्चन में आपने ये रेंज मैक्सिमम में तो इसके बाद tan थीटा नहीं आना था? tan थीटा tan 45 1 हो गया ना सर। ओके सर, ये स्पेशल कंडीशन आ गई ना। यस सर। तो 45 1 आ जाएगा बच्चे हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एक, आज के बच्चे मैं आपको टिप देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत कम बच्चों को ये टिप पता होती है। याद रखना, रेंज ऑफ द 45 डिग्री, range of the 45 degree is equal to twice of the range at 15 degree. अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आप 45 डिग्री पे फेंकते हो तो उसकी रेंज 15 डिग्री के रेंज के एग्जैक्टली डबल होती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। लेकिन तब इफ द इनिशियल स्पीड इज सेम, if the initial speed is same, if the initial speed is same, initial speed is same, कैसे मैं बता देता हूँ बच्चों। हमारे पास रेंज एट 45 डिग्री कितने के बराबर होती है, शाबाश बताओ, u स्क्वायर बाई जी, और रेंज एट 15 डिग्री तो u स्क्वायर साइन ऑफ हमारे पास 2 इंटू 15 डिग्री अपॉन मेरे पास कितना आ जाएगा जी, साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो u स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो साफ पता लग गया कि रेंज ऑफ 45 डिग्री और रेंज ऑफ 50 डिग्री में कौन सा फैक्टर है बच्चे, बताओ जरा मुझे, कौन सा फैक्टर है आपके पास, ये 2। तो इसका मतलब रेंज ऑफ 15 डिग्री को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई रेंज ऑफ 15 डिग्री, बताओ ये किसके बराबर है, u स्क्वायर बाई जी, और u स्क्वायर बाई जी किसके बराबर है, रेंज एट 15 डिग्री। तो ये हमारे पास आज की टिप है, बड़ी मस्त टिप है, जिससे आपको क्वेश्चन जब भी, आप तो इसमें क्वेश्चन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये टिप अगेन बहुत कम बच्चों को पता होती है। आप किसी बच्चे को रैंडमली जाकर ये क्वेश्चन बोलो किसी भी बच्चे को कि इफ अगर बच्चा हमारे पास रेंज मैक्सिमम, अगर रेंज मैक्सिमम का मतलब 45 डिग्री इज 100 मीटर, मान लो कि ये 100 मीटर है, ये मेरे पास 100 मीटर है, तो मुझे बताना है व्हाट इज द रेंज एट 15 डिग्री, व्हाट इज द रेंज एट, आपके पास क्या आ जाता है 15 डिग्री, तो आपको 15 डिग्री पे रेंज निकालनी है। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं 15 डिग्री पे निकालूं कैसे यार, कैसे निकलेगी, जबकि आंसर तो बड़ा सिंपल सा, बताओ कैसे निकलेगी।
range maximum is a twice of the range at 15 degree. Therefore बताओ बच्चे range at 15 degree किसके बराबर है? शाबाश. 50. This is equal to 15. Again, ये बच्चे हमारे पास कॉन्सेप्ट है. ये वो कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारे पास जो किसी किसी बच्चे को पता होते हैं, और जिन बच्चों को ये पता होते हैं वो क्वेश्चन 2 सेकंड में निकाल कर साइड में मारते, बोले ला अभी पकड़, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और बता कोई नया ताजा क्वेश्चन है तो लेके आ. ठीक, ये बच्चे हमारे पास रेंज मैक्सिमम और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी. अब चलते हम आगे की तरफ. आगे क्या, आगे के बच्चे हमारे पास फिर से एक गैलीलियो प्रिंसिपल है. ये बच्चा हमारे पास गैलीलियो प्रिंसिपल है. ये गैलीलियो प्रिंसिपल बच्चा हमको क्या कहता है, ध्यान से समझना बच्चे. यहाँ पर बच्चा हमको क्या बोलता है बच्चे, देयर आर two different angles of projection. Two different angles of projection. Angles of the projection. Angles of the projection. Angles of the projection. Theta and 90 degree minus of theta. So theta and the 90 degree minus theta for which जिसके लिए बच्चे for which the range is same, for which the range is same, for which the range is same. जहां पर हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. जहां पर रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. बट लेकिन एक बात ध्यान रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास, एंड द मैक्सिमम हाइट, एंड आपके पास हाइट मैक्सिमम इज डिफरेंट. ये हमारे पास पूरी तरह से क्या है बच्चे, डिफरेंट है. ये हमारे पास पूरी तरह से क्या है बच्चे, डिफरेंट. टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट मैक्सिमम डिफरेंट है, लेकिन बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेंज सेम होगी. और ये कब तक सेम होगी रेंज बच्चे, याद रखना, जब तक आपकी इनिशियल स्पीड सेम है. जब तक हमारे पास इनिशियल स्पीड सेम है. ये हमारे पास गैलीलियो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट नंबर 1. ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट नंबर 1. दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1. अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये मेरे पास वर्टिकल है, ये मेरे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है. मैंने प्रोजेक्टाइल को दो अलग अलग एंगल्स पे फेंका. एक एंगल मैंने थीटा पे फेंका ऐसे, तो रेंज आ गई बच्चे. और मेरे पास एक दूसरे एंगल पे फेंका, ये देखिए ऐसे, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, रेंज है. एक एंगल मेरे पास यहाँ पर थीटा है, और दूसरा एंगल मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा. तो इन दोनों के लिए बच्चे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी इनिशियल स्पीड u मीटर पर सेकेंड है, और दूसरे के लिए भी इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए, शाबाश बोलो, u मीटर पर सेकेंड. दोनों के लिए हमारे पास हमारी स्पीड कितने के बराबर है, u मीटर पर सेकेंड. और हमारी जो रेंज है ये हमारे पास r के बराबर है, रेंज सेम है. हाइट दोनों की डिफरेंट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का डिफरेंट है. इसमें समझने वाली बात क्या है, इन दोनों एंगल्स को आप क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बताओ जरा. इन दोनों एंगल्स को आप क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल. और आप इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों बोल सकते हो, क्योंकि थीटा प्लस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, जल्दी बोलो, इन दोनों का सम कितने के बराबर है, 90. यानी कि वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री, और अगर प्रोजेक्टाइल को ऐसे एंगल्स पे सेम स्पीड दी जाए तो रेंज हमेशा सेम आएगी. फॉर एग्जांपल, पहला एंगल मान लिया जाए, कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे पास एक एंगल है 15 डिग्री, और दूसरा एंगल है मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री. क्या इन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज सेम होगी, यस, रेंज सेम हो जाएगी बच्चे. बताओ क्यों रेंज सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितने के बराबर है मेरे पास, 90 डिग्री. 90 डिग्री. अगर आप 15 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देते हो,
75 डिग्री पे भी 10 मीटर पर सेकंड की परनीत आप स्पीड देते हो और दोनों एंगल्स का सम 90 है, फॉर श्योर दोनों की रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की रेंज हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की रेंज हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जी, लग गया पता बच्चे आपको? लग गया? सर। ठीक है, चलें आगे। ये हमारे पास पहली चीज आ गई। अब जरा इसको हम प्रूव भी करके देख लेते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ओके, तो प्रूव करने के लिए मैं रेंज का फॉर्मूला लेता हूं, यू स्क्वायर R1 मान लेते हैं, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। ओके, रेंज R2 का फॉर्मूला ले लेता हूँ, यू स्क्वायर साइन ऑफ अप टू, और थीटा की जगह बताओ मेरे पास कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बिल्कुल अपॉन जी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या चीज आ जाएगी, यू स्क्वायर, जल्दी बोलो। साइन ऑफ कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब बताओ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा किसके बराबर होती है, बताओ जरा। 180 डिग्री माइनस 2 थीटा किसके बराबर होती है, साइन थीटा। sin 2 थीटा। तो हमारे पास यहां से क्या पता लग रहा है कि आपके लिए ये अगर 2 नंबर का स्कूल में प्रूफ आएगा तो आप प्रूफ करके बता सकते हो। आप प्रूफ करके बता सकते हो कैसे, थीटा और 90 माइनस थीटा के ऊपर रेंज क्या होती है, सेम हो जाती है। स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2। अगर हम स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास किसके बराबर, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 बच्चे हमको क्या कहता है, इफ, अगर ध्यान से समझना, इफ द एंगल ऑफ, इफ द 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, अगर मेरे पास 2 एंगल्स हैं बच्चे ऑफ द प्रोजेक्शन, इफ वी हैव 2 एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शंस, मेरे पास यहाँ पर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है बच्चे, हमारे पास 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। इफ वी हैव 2 एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शन having the excess or shortage of equal angles from 45 degree, from the 45 degree, they range for these 2 angles, the range of these 2 angles, the range of these 2 angles, these 2 angles are always equal, these 2 angles are always equal। ये हमेशा आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। मतलब क्या, मेरे पास अगर यहाँ पर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एक दूसरा तरीका, और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेरे पास कितना है, 45 डिग्री प्लस ऑफ अल्फा, और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 45 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा। यानी कि एक ऐसा एंगल आ रहा है जो कि 45 डिग्री में कोई एक एंगल को ऐड करके आ रहा है, या 45 डिग्री में से उसी एंगल को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, और ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो हमारे पास 2 डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे, तो इन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज जो आएगी वो हमेशा आपके पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इन दोनों के ऊपर जो रेंज आपके पास आएगी वो हमेशा आपके पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इन दोनों के ऊपर जो रेंज आएगी बच्चे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज है, ये हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज है। ऐसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। सपोज कि कोई पर्सन आपको ये बोल देता है मेरे पास एक एंगल है 45 डिग्री प्लस ऑफ 10 डिग्री, और दूसरा एंगल मेरे पास कितना आ गया, 45 डिग्री माइनस ऑफ 10 डिग्री। बताओ ऊपर मेरे पास एंगल कितने के बराबर आ गया, 55 डिग्री, और नीचे एंगल मेरे पास कितने के बराबर आ गया, 35 डिग्री आ गया। अब इन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करो, 55 प्लस 35 कितने के बराबर हो जाता है, 90। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स के ऊपर अगर मैं सेम स्पीड देता हूं,
मैं प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड देता हूं तो रेंज भी आपके पास क्या हो जाएगी, सेम। तो हमारे पास ये एक और तरीका कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, ये देखिए ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है, अब ये एंगल है मेरे पास 45 डिग्री। बताओ 45 डिग्री के ऊपर रेंज क्या होती है? 45 डिग्री एंगल पे अगर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम। तो रेंज क्या होती है बच्चे, बताओ शाबाश। रेंज क्या मैक्सिमम। होती है? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम रेंज है। फिर आप एक एंगल ले रहे हो जो कि बच्चे 45 से कुछ एंगल अल्फा एंगल छोटा है, तो हमारे पास यहाँ पर एक रेंज आ गई, ये छोटा एंगल आ गया, ये बच्चे हमारे पास एक रेंज आ गई आपके पास, और ये एंगल मेरे पास आ गया 45 में से मैंने अल्फा माइनस कर दिया। और फिर मेरे पास एक और प्रोजेक्टाइल है, याद रखना, फिर मेरे पास एक और प्रोजेक्टाइल है जो 45 से बड़े एंगल के ऊपर जा रही है, और हमारे पास उसके लिए भी रेंज आपके पास क्या है, सेम है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, जो मैं थोड़ा सा बाहर करके बना रहा हूं या अंदर बना लेता हूं, ये जो एंगल अब आपके पास है ये 45 डिग्री प्लस ऑफ क्या है आपके पास, अल्फा। ये मेरे पास मैक्सिमम रेंज है, और बाकी दोनों के लिए रेंज आपके पास क्या आ गई, सेम आ जाएगी। लेकिन तीनों को स्पीड आपने क्या दी है, शाबाश बताओ। तीनों को स्पीड आपने क्या देनी है, सेम देनी है। तीनों को स्पीड आपने यहाँ पर क्या देनी है, सेम देनी है। तो क्या किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज आपके पास मैक्सिमम हो सकती है? बिल्कुल, ये मैक्सिमम भी हो सकती है। क्या दो ऐसे एंगल्स हो सकते हैं जिसपे रेंज सेम आ जाए? बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा इन दोनों एंगल्स का सम आपके पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। या फिर ऐसे आपको एंगल्स मिलते हैं 45 डिग्री में इक्वल एंगल ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। जैसे कोई टीचर मुझे बोलता है θ1 इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस ऑफ 20 डिग्री, तो टीचर बोलता है वो दूसरा एंगल क्या होगा जिस पे रेंज सेम आएगी, तो बताओ क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे? तो आप 45 डिग्री माइनस ऑफ क्या कर दोगे, 20 डिग्री। तो यहाँ पर ऊपर एंगल कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, 25। और नीचे एंगल कितना आ जाएगा, 25। 25 डिग्री। इन दोनों पे रेंज क्या आ गई, सेम आ जाएगी। या तो दोनों एंगल्स का सम 90 है, या फिर इन दोनों एंगल्स को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, 45 डिग्री में एक एंगल, जितना एंगल ऐड करोगे तो आपके पास एक नया एंगल आएगा, अगर उतना ही एंगल जितना ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास एक और एंगल आएगा, और इन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज आपके पास क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इन दोनों के ऊपर आपके पास रेंज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जी, किसी बच्चे का अभी तक का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकते हैं बच्चे, शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकते हैं, शाबाश। है कोई डाउट? नो सर। श्योर है बेटा? चलो, यस अगर हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि आपको यहाँ पर अब टीचर क्वेश्चन पूछे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या बनेगा, मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा, जी जगजोत बोलो बच्चे, शाबाश। तो जो हमने लास्ट चैप्टर में ये किया था प्रिंसिपल, अगर सर कोई बॉडी कोई हमने बिल्डिंग से नीचे फेंकी है तब वो लगेगा? नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है जगजोत, गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, तो गैलीलियो का वो एक अलग एक्सपेरिमेंट था, ये हमारे पास एक अलग एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में उसने बॉडी के फ्री फॉल को देखा, यहाँ पर उसने, क्योंकि उसका जो जुनून था, पैशन था, वो बॉडी की मोशन था, तो वो अलग अलग मोशंस को वो देखता गया, और इसी तरीके से इसी लड़ी के अंदर बच्चे, इसी सीरियल ऑर्डर के अंदर उसने प्रोजेक्टाइल के अंदर भी अपना एक प्रिंसिपल बनाया। वो एक डिफरेंट प्रिंसिपल है काका जी, ये एक डिफरेंट प्रिंसिपल है। वहां पर ऑब्जेक्ट को हाइट से रिलीज किया जाता है, यहाँ पर बॉडी को ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है। वहां पर बॉडी को कोई स्पीड नहीं दी जाती है, यहाँ पर बॉडी को एक स्पीड दी जाती है। वहां पर बॉडी को सीधा छोड़ दिया जाता है,
यहाँ पर बॉडी को एक एंगल पे छोड़ा जाता है, वहां पर रेंज की बात नहीं होती है, यहाँ पर रेंज की बात होती है। वहां पर बच्चे हमारे पास टाइम की और हाइट की बात होती है, यहाँ पर रेंज की और इक्वल रेंज की बात होती है। आई थिंक सो मैंने अपने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, ठीक है जगजोत? सर हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जो हमने पिछले चैप्टर में हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था सर, उसका ये क्वेश्चन है कि अगर हमने एक बिल्डिंग से कोई बॉडी नीचे फेंकी है तो क्या उसका भी रेशियो 1:3:5 होगा? देखो बिल्डिंग कौन सी, जैसे ये वाले बच्चे आपके पास पिछला चैप्टर आ गया, ठीक है, यहाँ पर तो सर जीरो, हाइट से हमने फेंकी है। हाँ बिल्कुल 0 मीटर पर सेकंड से आपने फेंक दी, ये आपने नीचे छोड़ दिया, इसमें बच्चे टी के अंदर, फिर बच्चे हमारे पास 2t के अंदर, फिर 3t के अंदर। ये हमारे पास अगर जगजोत x1 है, ये x2 है और जगजोत ये x3 है, तो x1 रेशो x2 रेशो x3, ये बच्चे 1:3:5 ही है। बताओ बच्चे इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर ठीक। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, जिसके अंदर बच्चे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे टीचर का क्वेश्चन क्या आएगा, इफ अ बॉडी, अब टीचर ज्यादा नहीं बोलेगा, इफ अ बॉडी इज लॉन्च्ड if a body is launched with u meter per second, with u meter per second, अगर एक बॉडी को हम यहाँ पर लॉन्च करते हैं किसके साथ बच्चे, u मीटर पर सेकंड के साथ, अगर हम इसको लॉन्च करते हैं आपके पास किसके साथ बच्चे, u मीटर पर सेकंड के साथ बच्चे, फॉर द सेम रेंज, फॉर द सेम रेंज, फॉर द सेम रेंज, हम सेम रेंज के लिए बच्चे क्या करते हैं, इसको u मीटर पर सेकंड से लॉन्च कर देते हैं। हम इसको u मीटर पर सेकंड से सेम रेंज के लिए क्या कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। फोकस करना बच्चे, फोकस करना, फोकस करना। हम इसको अगर u मीटर पर सेकंड से सेम रेंज के लिए लॉन्च कर देते हैं बच्चे, तो हमारे पास इफ आपके पास T1 and T2 are the two times of flight, two times of flight, then बच्चे मुझे बताना है आपके पास T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 किसके बराबर होगा। देखो रेंज तो सेम है, यहाँ पे टीचर हमारे पास यहाँ पर आपको यहाँ पर कहीं पर भी एंगल की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ सेम रेंज की बात करेगा और स्पीड की बात करेगा। तो अगर एक एंगल मेरे पास थीटा है तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ जरा, 2u sin थीटा अपॉन जी, और दूसरा एंगल मेरे पास किसके बराबर है बताओ, 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितने के बराबर है, 2u साइन ऑफ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, कॉस थीटा अपॉन जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो T1 मल्टीप्लाइड बाई T2, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लीजिए, u स्क्वायर निकाल दीजिए और अंदर आ जाएगा अगर 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया, मैंने इस 4 को यहाँ पर 2 और 2 के अंदर स्प्लिट कर लिया, ये u स्क्वायर आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा ये हमारे पास आ गया। मैंने इस 2 को स्प्लिट कर दिया 2 और 2 यानी कि 4 के अंदर। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, अब हम चलते हैं बच्चे यहाँ पर आगे की तरफ। बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है बताओ, 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा, ये मेरे पास आ गया साइन 2 थीटा। तो बताओ T1 इंटू T2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन हमारे पास यहाँ पर आ गया जी। अब बताओ ये फॉर्मूला किसका बन गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई रेंज। तो बताओ क्या चीज पता लगी कि T1 इंटू T2 जब रेंज सेम होती है तो T1 इंटू T2 अलग अलग होता है, और इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 2r बाई जी के बराबर।
ये मेरे पास किसके बराबर आ जाता है 2r/g के बराबर। ये पहला प्रॉब्लम, ये पहली प्रॉब्लम है जहां पर प्रोजेक्टाइल को दो अलग अलग एंगल्स पे फेंका गया बट रेंज सेम थी और टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास डिफरेंट थी और टीचर इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपसे पूछ रहा है कि आपके पास रिजल्ट क्या हो। चले आगे की तरफ बच्चे, चले आगे की तरफ बच्चे। यस सर। अब हमारे Yes. पास सेम क्वेश्चन लेकिन एक नए तरीके से। इफ अ प्रोजेक्टाइल, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करते हैं for two different angles, for the 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 two different angles, but for same range, but for कौन सी रेंज है बच्चे आपके पास, सेम रेंज, बट फॉर द सेम रेंज, लेकिन जो रेंज है वो हमारे पास यहाँ पर सेम। नाउ इफ H1 एंड H2, अगर H1 और आपके पास H2 आर दी मैक्सिमम हाइट, अगर H1 और H2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हाइट है, अगर H1 और H2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हाइट है बच्चे हमारे, अगर H1 और H2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हाइट है, देन बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, then what is the value of H1 and H2? Then what is H1 into H2? What is H1 into H2 की वैल्यू, यानी इन दोनों की मैक्सिमम हाइट का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन, क्योंकि एक एंगल यहाँ पर थीटा होगा, इसके लिए हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और मेरे पास 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या बन जाएगा, शाबाश बताओ, H2 u स्क्वायर साइन ऑफ, मेरे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2d। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90, तो ये मेरे पास आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन मेरे पास आ जाएगा 2g। ठीक, अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो H1 इंटू H2 कौन बच्चा बताएगा क्या हो जाएगा, तो u की पावर 4 हो जाएगी, साइन आपके पास स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जरा बता सकते हो आप मुझे, 4g का स्क्वायर, नीचे बच्चा हमारे पास आ जाएगा 4g का स्क्वायर। अब देखो आपने करना क्या, अब इस एक्सप्रेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से कर दो डिवाइड, और बच्चा बोलेगा इससे क्या होगा, मतलब करो तो सही, नीचे डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा बताओ बच्चे, 16, ये 16 सामने ले जाओ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16 इंटू H1 H2, और अब इसके सामने क्या आ जाएगा u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 4, ये हमारे पास है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू यू स्क्वायर, देखते रहना, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन मेरे पास g, और इस पूरे का हम क्या ले सकते हैं स्क्वायर, देखो कैसे, अब आप राइट हैंड साइड के अंदर 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 आ गया, फिर u की पावर स्क्वायर का स्क्वायर तो u की पावर 4 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सारी टर्म वैसे की वैसे। फिर एक और बात बताओ, ये जो अंदर अब बन रहा है बच्चे ये किसका फॉर्मूला बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, या फिर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे 2 इंटू यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला, ये बिल्कुल रेंज का फॉर्मूला।
आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि ये रेंज क्यों आ रहा है। अगर नहीं पता लग रहा तो आप मैथ्स का फॉर्मूला sin 2 थीटा याद कर लें। sin 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा नीचे आ गया, u स्क्वायर बाई जी है, तो टेक्निकली तो ये रेंज है। जी प्रनीत बोलो बेटा। सर ये एक बार फिर से रिपीट करना, कौन सी टर्म बचे? जहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया सर वो नहीं समझ में आया। ये वाला मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये वाला बच्चे, बेटा जी ये वाला प्रनीत बच्चे। यस सर यही वाला सर। अच्छा देख बेटा, हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन टिपिकल है। ये क्वेश्चन क्या है प्रनीत? टिपिकल है। ये क्वेश्चन टिपिकल है और इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना, ये हमारे पास क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन को करने का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करोगे तो बच्चे यहाँ पर रेंज कभी आ ही नहीं पाएगी, ये रेंज ही नहीं आ पाएगी, ये टर्निंग पॉइंट है। अब कोई बच्चा बोले सर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चे, आपको 4 से ही मल्टीप्लाई 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल के अंदर हमारे पास कहीं पर भी 4 था ही नहीं बच्चे हमारे पास। यहाँ पर ये तो ओरिजिनल तो ये था। अगर किसी चीज को मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूं तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। हम चीजों को रीअरेंज करते हैं, छोटी क्लासेस में हमको ये चीज समझाई जाती है कि आप टर्म्स को रीअरेंज करो, कुछ ऐसा कर दो कि कोई रिजल्ट इसमें डेवलप हो जाए। तो परनीत ये टिपिकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास क्या होता है? इकलौता क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन इकलौता होने का मतलब है ये क्वेश्चन जैसा दूसरा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसा क्वेश्चन ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करने से एक तो ओरिजिनल जो हमने डेवलप किया एक्सप्रेशन उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। कोई बच्चा बोलता है क्योंकि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो जितना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उतना डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम इस 4 को न्यूमरेटर के साथ ले जाए, 4 को न्यूमरेटर के साथ लेके चले जाएं, न्यूमरेटर के साथ, और फिर बच्चे इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर करें तो मेरे पास रेंज आ जाती है। ये आपके पास एक टेक्निक है, ये स्किल है कि आप इसके अंदर रेंज निकालना चाहते हो, रेंज के साथ रिलेट करना चाहते हो आप इसको। ये टिप एंड ट्रिक है बच्चे हमारे पास, ये टिपिकल क्वेश्चंस है, तभी तो करवाए जाते हैं कि कल को आप किसी एग्जाम में बैठे होंगे परनीत तो सेम एज इट इज क्वेश्चन आना है और वहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखते हो और आप बोल देते हो कि भाई ये मेरे टीचर ने पहले से क्वेश्चन करवा रखा है और मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आना। तो परनीत इसमें 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना किसने बताया? ये बच्चे हमने सीखा। ये हमने क्या पहली बार में मुझे पता लग गया था? नहीं, मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा 10 मिनट बैठ के सोचा कि मैं इसमें क्या ऐसा करूं कि मेरे पास रेंज आ जाए। तो थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूं, ये 4 और 4 16, ये सामने चला जाता है, नीचे जी का स्क्वायर है, ये 4 न्यूमरेटर में चला गया। अगर मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर देता हूं, देखना बच्चे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 आ गया। u का स्क्वायर कितना होता है? u की पावर 4। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, g का स्क्वायर, सब कुछ तो यही है। और जो 16 था उसको मैं सामने ले गया, तो ये मेरे पास रेंज बन गई। और इसी वजह से परनीत आगे चलकर अगर हम देखते हैं तो परनीत ये कितना आ जाता है? 16 h1 h2 इज इक्वल टू आपके पास रेंज का स्क्वायर। परनीत ये टिपिकल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। टिपिकल मतलब अब जैसे कि कोई टीचर कल को क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हें ये फॉर्मूले या ये चीजें याद होती हैं ऑलमोस्ट, ये आपको बार बार लिख के याद करनी पड़ेंगी। क्या हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट T1 इंटू T2 किसके बराबर है? 2r/g। आपके पास H1 इंटू H2 किसके बराबर है? ये हमारे पास कितने के बराबर है? दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं
आर स्क्वायर अपॉन 16, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H1। ये मुझे करना पड़ेगा बच्चे, मेरी मजबूरी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे पास रिलेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। तो क्या कोई तरीका है सर कि जिससे मुझे पता लग जाए किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना? कोई तरीका नहीं बच्चे। ये मुझे कैसे पता लगा? तो भैया मैंने यहाँ पर 10-15 मिनट लगाए, दिमाग लगाया, सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो रेंज डेवलप हो जाएगी, बस यही तरीका। तो ये हमारे पास टिपिकल क्वेश्चंस आ गए। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरी नहीं है, ये अभी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 एंगल्स हो सकते हैं जिसपे हमारे पास क्या हो सकती है, सेम रेंज हो सकती है। अब आज मैं यहाँ पर आपको एक और टिपिकल एक्सप्रेशन समझाता हूँ। ये बच्चा हमारे पास टिपिकल एक्सप्रेशन, ये हमारे पास टिपिकल एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज अ टिपिकल एक्सप्रेशन। ये मेरे पास यहाँ पर टिपिकल एक्सप्रेशन, क्या ये एक्सप्रेशन है? ध्यान से समझ लो। हमारे पास ये टिपिकल एक्सप्रेशन क्या चीज आ जाती है अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चे, मेरे पास y इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे सर जी x टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर इंटू बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब बच्चा हमारे पास ये होता है, अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को हवा में फेंकते हो, अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से हवा में फेंकते हो और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर थीटा के बराबर है और हमारे पास यहाँ पर ये एंगल थीटा के बराबर है। मान लो कि प्रोजेक्टाइल आपके पास यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ कहीं, यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगी तो इसकी हाइट आपके पास किसके बराबर है, y के बराबर है। y हो गया ना, जमीन से ऊपर y है। और ये प्रोजेक्टाइल जमीन पे कितना आ गया बच्चे हमारे पास, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया बच्चे, शाबाश बताओ, x। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या क्या है बच्चे, शाबाश बताओ, x और y। तो हमारे पास ये x और y, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज कहां से कहां तक होती है, ये बच्चे हमारे पास यहाँ से यहाँ पर रेंज होती है। दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल r, यहाँ तक। अब फोकस करो, मैं इस एक्सप्रेशन में से x टेंजेंट थीटा कॉमन निकाल लूं। मैं इस एक्सप्रेशन में से x टेंजेंट थीटा अगर कॉमन निकालूं तो जहां पर x टेंजेंट थीटा है वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे 1 आ जाएगा क्योंकि कॉमन निकाल। अब यहाँ पर x टेंजेंट थीटा तो कॉमन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, अब आपको छोटी क्लासेस की मैथ्स पता होनी चाहिए जी। x कॉमन निकल सकता है, निकल गया बच्चे हमारे पास, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 आ गया और फिर हमारे पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि x टेंजेंट थीटा कॉमन निकाला, टेंजेंट थीटा तो इसमें कॉमन नहीं है, x था वो निकल गया। तो जो चीज कॉमन नहीं निकल सकती अगर आप निकाल देते हो तो उसको अंदर वाले से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई करते हो कि डिवाइड कर देते हो बच्चे, डिवाइड कर देते हो। अब ये चीज जो है, ये चीज जो होती है छोटी क्लासेस में कई बच्चों को सिखाई नहीं जाती और वहां पर बच्चा बोलता है कि सर ये चीज हमको तो किसी ने सिखाई नहीं। तो बेटा वहां पर आपके छोटी क्लासेस के अंदर टीचर ने आपके साथ गेम कर दी, आपको उसने बताया नहीं कि कॉमन निकालते कैसे। मैं फिर आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल u माइनस वी या u प्लस वी है, जो मर्जी हो जाए, इसमें से अगर आप u को कॉमन निकालना चाहते हो तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, लेकिन v के पास तो u नहीं है, इस वजह से आप माइनस वी बाई यू कर दोगे। ऐसा करने से इसको मल्टीप्लाई कर दो, u इंटू 1 u हो जाता है, माइनस u इंटू वी बाई यू, तो बताओ ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये कितना आ जाएगा, शाबाश बताओ, u माइनस, यानी कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, u माइनस ऑफ v।
तो जो चीज आपके पास कॉमन नहीं होती है आप उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हो। जैसे यहाँ पर v के पास u नहीं था लेकिन आप u को कॉमन निकाल रहे हो तो u जो होगा वो v के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, v के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब बताओ बच्चे y इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ थीटा, नॉट फॉर स्कूल, नॉट फॉर स्कूल, नॉट फॉर स्कूल। x टेंजेंट ऑफ थीटा कॉमन आ गया। अब ध्यान से देखो 1 माइनस ऑफ जी और यहाँ पर x और नीचे बच्चे मेरे पास आ गया 2। यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है कोई बच्चा बताए? टेंजेंट किसके बराबर होता है कोई बच्चा बताए? टेंजेंट किसके बराबर होता है कोई बच्चा बताए? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस से आपके पास कॉस क्या हो गया 10। अब जरा देखो डिनोमिनेटर में क्या बच गया, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बच गया y इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ थीटा, कॉमन निकाल दिया 1 माइनस ऑफ g इंटू x और ये बच गया u स्क्वायर 2 भी है और cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास क्या बन गया साइन ऑफ थीटा, ये बच गया। जो टेंजेंट था उसका साइन बाई कॉस आया जो कि एक कॉस स्क्वायर को उड़ा कर लेके चला गया और y इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ थीटा और 1 माइनस ऑफ x। अब आपको पता लग जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन मेरे पास आ गया g। अब बताओ इसके ये g नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, y इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ थीटा, शाबाश बताओ कितने के बराबर है 1 माइनस एक्स अपॉन ये मेरे पास किसके बराबर है u स्क्वायर। ये बताओ अंदर फॉर्मूला किसके बराबर आ गया आपके पास बताओ? रेंज का, रेंज का। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेंज आ गया। तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बच्चा बोलता है सर क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको रेंज पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है बच्चे, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको x और y के बीच का रिलेशन निकालना है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते कि आपके पास x और y के बीच का रिलेशन क्या है। तो y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर। ये हमारे पास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये हमारे पास क्या है द रिलेशन अमंग x एंड y कोऑर्डिनेट, x एंड y कोऑर्डिनेट जो कि प्रोजेक्टाइल के किसी भी रास्ते में आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं कि x और y के बीच की रेंज क्या है, कहीं पर भी बच्चे। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर मेरे पास हो रहा है, अगर मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो मेरे पास x और y दोनों के बीच का कोई भी रिलेशन अगर निकालो मेरे लिए 2 मिनट का काम हो जाए, 2 मिनट का काम। मैं बताता हूं कैसे। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास यहाँ पर इफ अ प्रोजेक्टाइल, बहुत आसान करवा, इफ अ प्रोजेक्टाइल, अगर बच्चे मेरे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्ग, बोलो सर वो पीछे वाला सर नोट नहीं हुआ। बस मैं बच्चे 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन करा लूं फिर कर लेना बच्चे, ठीक है? ओके सर। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 45 डिग्री with the speed of, with the आपके पास स्पीड ऑफ, चलो स्पीड को मारो बोले, एंड विद द रेंज ऑफ, और रेंज बच्चे हमारे पास इसकी क्या बच्चे विद द रेंज ऑफ आपके पास आ गया सपोज 100 मीटर, सपोज 100 मीटर। the height attained by the projectile, the height attained by the projectile, height attained by the projectile। आपको हाइट अटेंड बतानी है किसकी बच्चे? प्रोजेक्टाइल। यानी कि मुझे क्या चीज बतानी है बच्चे? मुझे यहाँ पर क्या चीज बतानी है? मुझे यहाँ पर क्या चीज बतानी है? आपके पास y, यानी कि आपके पास y की वैल्यू बतानी है। when the projectile, जब प्रोजेक्टाइल ने कवर कर दिया, when the projectile has covered, when the projectile has covered distance of
20 meter on the ground. Distance of 20 meter on the ground. 20 meter on the ground. 20 meter on the ground. तो 20 मीटर ऑन द ग्राउंड का मतलब ये कौन सी एक्सिस है आपके पास, बताओ जरा मेरे पास। ये Exactly. सक्सेस ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, देखो मेरे को y इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ थीटा और 1 माइनस ऑफ क्या बताना है, x अपॉन r। बस इतनी सी बात है यार। यहाँ पर अगर तुम्हें y पता है तो x निकाल सकते हो, x पता है तो y निकाल सकते हो, और अगर बच्चा हमारे पास y x पता है, टेंजेंट थीटा भी पता है तो रेंज भी निकाल सकते हो। देखो बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। और अगर मुझे रेंज पता है, y पता है, x पता है तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 चीजें, y x टेंजेंट थीटा और r। कोई भी टीचर 3 चीजें देगा, चौथी पूछ लेगा। अच्छा बताओ इसके लिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू x 20, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 20 और रेंज कितने के बराबर है आपके पास, 100 के बराबर है। कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1/5। 1/5. तो y इज इक्वल टू 20, टेंजेंट ऑफ 45 1 हो जाता है, 1 माइनस 1/5 तो 1/5 कितना आ जाएगा आपके पास, 4/5। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, राइट डाउन, द आंसर इज 16 मीटर। आंसर बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 16 मीटर, क्योंकि 1 माइनस 1/5 कितने के बराबर आ जाएगा, 4/5। तो 20 और 5 तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16 मीटर। ये हमारे पास यहाँ पर इसका एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। और कोई बहुत मुश्किल चीज है नहीं, बड़ी आसान चीज है यार, बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगर इसके अंदर से कोई डाउट, मैं पिछली स्लाइड कर रहा हूँ उस बच्चे के लिए, बेटा इसको नोट कर ले, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज ये देखो क्या है, नॉलेज। जिस बंदे को नॉलेज है वो बच्चा कभी धोखा नहीं खाता है, जिसको ये फॉर्मूला पता है। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो वो धोखा खाएगा। ये फॉर्मूला आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट बुक में कोई नहीं बताता आपको कि इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन करना। इस वजह से अब आपको ये फॉर्मूले एक तो याद करने पड़ेंगे, सारी सिचुएशंस आपको याद होंगी तो जाकर क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं लग पाएंगे बच्चे। चलिए हो गया बेटा, नोट कर लिया बच्चे, कर लिया बेटा नोट। यस सर। यस सर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस हमारे पास ऐसा थोड़ी ना कि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाओगे। अगर मुझे फॉर्मूला पता है, मुझे सिचुएशन पता है तो मैं कर पाऊंगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कब कौन सी टेक्निक यूज करनी है, और पूरी +1 +2 में यही काम करना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जितना रटने वाले सब्जेक्ट्स के पीछे भागोगे बच्चे, उतना ज्यादा स्कोर दूसरे सब्जेक्ट्स में कम आएगा। ये बात ध्यान रखना। तो देखिए, जो हम किसी बच्चे को सलाह देते हैं वो काम आती है और बच्चे के नंबर आते हैं। कल जो है पठानकोट में एक बच्चे के जेई का कल रिजल्ट आया, फिजिक्स में उसके 99.3 परसेंटाइल आए, 99.3 परसेंटाइल आए। ठीक है, मैं इसको ठीक बोलता हूँ, 100 आते भी नहीं है बच्चे, उसके 87 नंबर आए थे आउट ऑफ आपके पास कितना बच्चे, आउट ऑफ आपके पास 100, जिसमें से उसके 13 नंबर क्यों नहीं आए, 13 नंबर इसलिए नहीं आए बच्चे क्योंकि 2 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, 4 और 4 और 5, एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। अगर वो एक क्वेश्चन गलत नहीं करता तो भी बच्चे उसका परसेंटाइल थोड़ा आगे चला जाता। तो उनको भी ऐसी चीजें करवाई गई। जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल आ रहे हैं या आ चुके हैं उनको भी मैं यही काम करवाता हूँ, आपको भी ये करवा रहा हूँ। बात अगर बच्चा हमारे पास आएगी वो आती है डिटर्मिनेशन की, एक पेशेंस की, कि क्वेश्चन निकल जाएंगे, और एक बच्चे अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप कैसे काबू रखोगे। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो बेटा डेफिनेट है कि कल को आप डॉक्टर या इंजीनियर भी तो अच्छे नहीं बन सकते ना। क्योंकि अगर आप एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हो भाई, वो बिल्डिंग अगर ठीक से तैयार नहीं होती है तो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप दोबारा तैयारी करोगे।
तो आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम कल करेंगे। कल बच्चे आपका वेक्टर्स का बच्चे टेस्ट होगा, वेक्टर्स का, ठीक है। तो मैं बाकी डिटेल ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, और मैं धीरे धीरे बच्चे ये नोट्स भेजने शुरू करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। इसके लिए वेट करना, मैं भेज दूंगा आज तक के नोट्स, और ये सीरियल ऑर्डर में आएंगे, मतलब कि ये वाला जो लेक्चर है ये सबसे लास्ट में आएगा। चलिए, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।